जो भी लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं वो अपने गोल्ड की पूरी एक पिक्चर्स ताकि कौन कौन सा सामान है वो करवा कर और फिर जो है वो गोल्ड जो है दे। बैंक के लॉकर में अक्सर लोग बहुत महंगे गहने, सोना, चांदी, डायमंड, अपनी ज्वेलरी रख देते हैं और फिर उन्हें यह पता नहीं होता कि ये ज्वेलरी की कीमत तो हो सकता है करोड़ों में हो। बार बार ऐसा सुनते हैं कि देश में प्रमुख रूप से 3 या 4 या 5 ही बड़े बैंक रह जाएंगे, बाकी सबका मर्जर हो जाएगा। बैंक में भी पिट रहा है, बाहर भी पिट रहा है, घर में भी पिट रहा है, क्योंकि इस सारे के बाद उसकी फैमिली जो रिलेशन है वही खराब हो जाता है। इंडस्ट्री में ऐसा क्या चेंज आया है कि बैंक में काम करने वाले लोग जो हैं वो अब राहत ढूंढ रहे हैं कि उन्हें राहत कहां से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की। बैंकों में कैसे हो रहे हैं फ्रॉड, सरकारी बैंक जो हैं खासकर उन पर किस तरह का दबाव है और भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, बैंकों में रखा हुआ आपका पैसा कितना सुरक्षित है, और साथ ही साथ यह समझेंगे कि जो सरकारी बैंकों की नौकरी है उसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, लेकिन क्या वो नौकरी अब सेफ है। भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर कुछ बहुत बड़ी और ऐसी बातें जो आप तक शायद अब तक नहीं पहुंची हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड बैंकर, बैंकिंग के एक्सपर्ट, वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर, ट्रेड यूनियन के लीडर रहे अश्विनी राणा साहब जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा मैंने शुरुआत की अश्विनी राणा साहब, बैंकों में नौकरी मिल जाना लोग मानते हैं किस्मत की बात, अब बैंक में नौकरी मिल गई जीवन आराम से चलेगा, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि यह धारणा बिल्कुल बदल गई है। कई बैंक एम्प्लॉयज पर जबरदस्त प्रेशर है और ये जो एम्प्लॉयज प्रेशर में बहुत गलत कदम उठा रहे हैं, जीवन कुछ लोगों का तो बर्बाद हो गया है। ये सरकारी बैंकों की, खासतौर से बैंकों की नौकरी को लेकर ऐसा क्या बदलाव आ गया है, बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा क्या चेंज आया है कि बैंक में काम करने वाले लोग जो हैं वो अब राहत ढूंढ रहे हैं कि उन्हें राहत कहां से मिलेगी, ऐसा क्या हो रहा है। देखिए क्या है कि आज जो बैंकिंग, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों जगह पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। कारण क्या है कि डे बाय डे बैंकों का बिजनेस बढ़ता गया, शाखाएं घटती गई, स्टाफ घटता गया। अब एक्सपेक्टेशन कस्टमर की भी है और बैंक मैनेजमेंट की भी है। बैंक मैनेजमेंट चाहता है कि थोड़े में बहुत सारा हम काम करवा लें। टारगेट बेस जो है वो बैंकिंग हो गई है। पहले एक ह्यूमन टच था, कस्टमर और बैंकर के बीच में एक रिलेशन था, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में भी एक बहुत कॉर्डियल रिलेशन थे, लेकिन आज सिर्फ वो जो बैंकिंग है वो डंडे से जैसे कहना चाहिए, वो टारगेट 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 उसी तरह, यानी जो प्राइवेट सेक्टर में पहले कभी होता था वही दबाव इन सरकारी सेक्टर में भी है। क्या दबाव है, किस तरह का टारगेट दिया जा रहा है। टारगेट बिजनेस का है, सरकारी योजनाओं का है। यानी आप ये देखिए कि एक दिन में कोई भी टारगेट आ गया कि इतने अकाउंट खुलने हैं तो खुलने हैं, अगर नहीं खुले तो आप ब्रांच बंद नहीं कर सकते। एक ही टारगेट नहीं है। अब एक ब्रांच में 4 या 5 लोग हैं, कितना लोग काम करेंगे। एक एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी बैंकिंग जो है हो चुकी है, आपके पास नई ऑप्शन नहीं है, आप कोई भी हाउसिंग लोन है मान लो, वहाँ पर अवेलेबल नहीं है कोई लेने वाला, आप कहाँ से लाएंगे। लेकिन एक ही टारगेट सभी ब्रांचेस के लिए, सभी एरिया के लिए फिक्स किए जाते हैं और उसके कारण प्रेशर होता है। प्रेशर कई बार काम अच्छे होते हैं, कई बार ठीक होते हैं, कई बार गलत काम का भी प्रेशर होता है। तो फिर किस तरह के गलत काम का प्रेशर होता है। भाई टारगेट करना, टारगेट के लिए आप कुछ भी करेंगे ना। अब कई बार क्या होता है, स्टाफ जो है, स्टाफ बेचारा कुछ नहीं करता, अपने नाम से ही, अपने रिश्तेदारों के नाम से अकाउंट को खोल देते हैं, अगले महीने वो बंद हो जाएंगे। ऐसे टारगेट का क्या फ़ायदा है। यानी जो भी है, जो बैंकिंग है वो बैंकिंग की तरह हो तो मुझे लगता है। अब सरकारी योजनाएं बहुत अच्छी, सरकार की सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ बैंकों पर ही क्यों, बैंक ही उसकी जिम्मेवारी क्यों ले। अब इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना है या बाकी जनधन, अभी जनधन खातों में देखो कि आज कितने % जनधन खाते इनएक्टिव हो चुके हैं, उसमें पैसा ही नहीं है। तो ऐसे ज़बरदस्ती खाते खोलकर आप जो है टारगेट दे देकर लोगों से खाते खुलवा कर उसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए इस कारण से आए दिन, मतलब महीने में 1 या 2 केस तो हो ही जाते हैं, सुसाइड हो जाते हैं। जो लोग अपना प्रेशर झेल जाते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो प्रेशर नहीं झेलते फिर ट्रांसफ़र होती हैं, नॉर्थ से साउथ में डाला जाता है, साउथ वालों को नॉर्थ में। यानी और जहाँ पर भी बैंकर जाता है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, विलेज में हो, कहीं हो, रिकवरी के लिए जाता तब पिटाई होती है।
लोन नहीं देता तो लोकल जो नेता है वो पिट देते हैं। यानी बैंक का एम्प्लाई बैंक में भी पिट रहा है, बाहर भी पिट रहा है, घर में भी पिट रहा है, क्योंकि इस सारे के बाद उसकी फैमिली जो रिलेशन है वही खराब हो जाते हैं। अब बात आती है कि जिस तरीके से बैंकों में प्रेशर बढ़ रहा है, हमने यूपीए सरकार में भी देखा था कि बैंकों पर कितना दबाव था। इस सरकार में वो दबाव कितना है? हमारे सरकारी बैंकों की स्थिति क्या है? क्या वो अच्छी हालत में है? हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री सही दिशा में है? देखिए, हमने बहुत बड़ा एनपीए का आंकड़ा देखा था उस वक्त भी। देखिए, उस समय और इस समय में प्रेशर उस समय में था, इस समय भी है, लेकिन दोनों के प्रेशर्स में फ़र्क है। वहाँ पर जो दबाव था कि कुछ लोगों को लोन देना ही है, चाहे उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है, कोई उद्योगपति है उनको देना ही है। लेकिन आज वैसा प्रेशर नहीं है, यानी बैंकों के ऊपर वैसा प्रेशर नहीं है कि आपने इस व्यक्ति को फ़ोन करके कहा जाए कि भाई इसको देना। आज सोशल वेलफेयर स्कीम का प्रेशर है, बैंक के बिजनेस को बढ़ाने का प्रेशर है, बैंक के एनपीए को कम करने का प्रेशर है। लेकिन पहले जैसा जो प्रेशर पर था, लोग बड़े बड़े लोन लेकर हमारे देश से अब भी भागते हैं और कुछ वर्षों पहले तक भी भाग रहे थे। देखिए अभी कोई नहीं भागे। अगर आप कुल मिला के देखें, अभी मैं पीछे एक रिसर्च कर रहा था, लगभग 70 से ज़्यादा भगोड़े इस देश से भाग चुके हैं। आज नहीं, आज से बहुत पहले, बहुत बाहर ही हैं। कुछ को लाया गया है, कुछ का जो है क्या है कि एक बार चला जाता है तो उसके ऊपर लाना, वो दोनों तो फिर देशों वो जो फ्रॉड करके जाता है बैंक के साथ, उस पैसे का क्या? वो पैसा तो गया, और वो पैसा तो आम आदमी का था। बिल्कुल। अभी क्या है, जो पीछे, अगर आप पीछे वाले बात केस के चोकसी की, मोदी की और ये मल्ल्या की बात करते हैं, तो वहाँ सरकार की एजेंसियों ने एक्टिव होकर बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया है, सीज कर लिया। और सीज करने के बाद वो बैंकों को दे दिया है। जितना उनका लोन था उससे ज़्यादा की रिकवरी भी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है। आज वो मैं बता रहा हूँ, आपने खुद ही कहा एनपीए वाकई कम हुए हैं। कम करने का मतलब यही है कि भाई उसके सिस्टम में चेंज आया है, रिकवरी का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन उसके कारण दबाव कर्मचारियों पर आ गया। ठीक है, फ्रॉड के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। किस तरीके के फ्रॉड आज हो रहे हैं जिससे बचने की जरूरत है? देखिए, आज जो फ्रॉड हो रहे हैं वो ज़्यादातर फ्रॉड जो है हमारे लालच के कारण या हमारी अनअवेयरनेस के कारण हो रहे हैं। लालच, अभी जैसे त्यौहार है, त्यौहार के ऊपर कोई आपको लिंक आया कि ये सामान सस्ता मिल रहा है, आपने क्लिक किया खरीदने के लिए, लेकिन आप जो है उसमें जो है उनके ट्रैप में फंस गए। कोई मैसेज आया कि भाई आपका ये बिल पेमेंट नहीं हुआ, या आपका ये जो सिम है ये बंद हो जाएगा आप अगर पेमेंट नहीं की, उस पर आपने क्लिक किया, आप जो है, यानी कंप्रोमाइज कस्टमर जो है वो खुद ही हो रहा है बैंक के कारण जो है वो नगण्य। लेकिन मान लीजिए कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, क्या बैंक के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि उस साइबर फ्रॉड होने के बाद वो पैसा जो किसी के अकाउंट से निकल गया गलत तरीके से, उसे वापस लाया जा सके? क्योंकि अब तो हम सुन रहे हैं हजारों नहीं लाखों करोड़ों में इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, और जैसे ही अगर हमें होता है तो हमें तुरंत बैंक को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और तुरंत 1930 पे भी करना चाहिए। तो हो सकता है कि हमारा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर हमने गलती की तो उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। लेकिन हाँ, बैंक ने गलती की है, बैंक के किसी कारण से अगर कोई गलती हुई है तो बैंक उसके लिए जो है लायबल है। अभी क्या होता है, नेट बैंकिंग कर रहे हैं, उसके अंदर भी डबल सिक्योरिटी है, पिन और पासवर्ड की। आप उसको इस्तेमाल करिए। आपके पास डेबिट कार्ड है, आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, आप डेबिट कार्ड को लॉक करके रखिए अपने ऐप के द्वारा, उसमें लिमिट फिक्स कर सकते हैं। यानी सुविधाएं सारी हैं हमारे पास, लेकिन उसको करना है। और पढ़े लिखे लोग भी इन ट्रैप में फंस रहे हैं। अब बात आती है कि बैंकों में रखा हुआ आपका पैसा जो है वो कितना सुरक्षित है। अब बड़े बैंक तो नहीं, लेकिन जो छोटे हैं, सहकारी बैंक हैं, हमने अक्सर देखा है कि वहां पर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अचानक से एक दिन आपको मैसेज आता है कि अब आप फिलहाल यहां से पैसे नहीं निकाल सकते, डिपॉजिट रुक गया है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइन लग जाती है। ऐसा ही डर लोगों के मन में बड़े बैंकों को लेकर भी है। बैंक कितने सुरक्षित है और बैंकों में रखा हुआ आपका पैसा कितना सुरक्षित है? और अगर बैंक के स्तर पर कोई फ्रॉड होता है, बैंक ने अपने स्तर पर कोई भ्रष्टाचार, कोई धोखाधड़ी की है, तो उसका खामियाजा आम लोग कब तक भुगतेंगे? उसका कोई मैकेनिज्म है क्या? देखिए, क्या है कि जो रिजर्व बैंक है वो बैंकों के कामकाज की समीक्षा साल में, क्वार्टरली, ईयरली, अलग अलग तरीके से करता रहता है। और जब भी उसको लगता है कहीं बैंक जो है वो गड़बड़ हो रही है तो उस बैंक की गतिविधियों को रोका जाता है।
लेकिन कई बार ये है कि भाई जब ऐसे कोई भी बैंक अगर होता है तो और किसी भी केस में अगर बैंक बिल्कुल ही फेल हो गया तो 5 लाख रुपए तक आपका सुरक्षित है, लेकिन आपका पैसा सरकार डूबने नहीं देती। किसी बैंक को सरकार ने आज तक डूबने नहीं दिया। कोई अगर क्राइसिस में आ गया तो उस बैंक को दूसरे बैंक में, अभी हम देखें सारस्वत बैंक में एक बैंक को मर्ज किया है, अभी पीछे जो एक कोऑपरेटिव बैंक था उसको दूसरे स्टेट बैंक, माने किसी भी बैंक के ऊपर कोई मुश्किल आई है तो दूसरे बैंक, सरकारी बैंक ने उसको जो है अब्जॉर्व किया है। तो इसलिए लोगों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन लोगों को भी हमने सरकार को सुझाव दिया है कि जो आपका डिपॉजिट है, अभी तक क्या है कि बैंक आपके 5 लाख रुपए तक जो इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी वो उसका प्रीमियम पे करते हैं। तो हमने सरकार से सुझाव दिया है कि भाई मेरा मान लो 1 करोड़ रुपया है और 95 लाख की बाकी उसकी सिक्योरिटी मुझे चाहिए, तो मेरे पास एक इंश्योरेंस कवर अवेलेबल होना चाहिए कि थोड़ा सा प्रीमियम देकर मैं उस पैसे की सुरक्षा करवा सकूं, क्योंकि सारे तरीका अभी तक इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है। हेल्थ का है, घर का है, गाड़ी का है, मकान का है, इवन तो आप ट्रैवल करते हैं उसका है। तो एक ये भी हो जाए तो सरकार की भी चिंता खत्म होगी और बैंक की भी चिंता उसमें खत्म हो जाएगी। अच्छा, बैंकों के मर्जर को लेकर बड़े लंबे समय से ना सिर्फ बातचीत चल रही है बल्कि समय समय पर होते भी रहते हैं। आज की स्थिति क्या है? सरकार बैंकों को मर्जर को लेकर के क्या प्लान कर रही है? और हम बार बार ऐसा सुनते हैं कि देश में प्रमुख रूप से 3 या 4 या 5 ही बड़े बैंक रह जाएंगे, बाकी सबका मर्जर हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है और सरकार की इस दिशा में क्या प्लानिंग है? देखिए, सरकार इस दिशा में सोच रही है, लेकिन मेरा अगर व्यक्तिगत जो मेरा मानना है कि ये गलत दिशा में हम जा रहे हैं। हमने देखा है कि 2008 में जब बैंकों का वर्ल्ड में क्या हुआ, बड़े बड़े बैंक डूबे। बड़ा होना जरूरी नहीं है, उसका प्रॉपर्ली रेगुलेट होना, प्रॉपर्ली मैनेज होना वो ज़्यादा जरूरी है। छोटा भी है उसको भी उसी तरह के काम में उसको लगाया जाए। अब जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कर लिया जाए और उसको कल को संभाला नहीं जाए। अब आज की डेट में सरकार ने फैसला लिया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में भी जो एमडी और सीनियर पोजीशंस हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर से भी लोग जा सकेंगे, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में एक छोटे बैंक को लीड करने वाला आदमी बड़े बैंक को कैसे लीड करेगा। तो समस्या यहाँ है कि लीडरशिप नहीं है। अगर लीडरशिप नहीं है तो वो बैंक की हालत क्या होगी। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा बनाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है और उसका ट्रेड यूनियन भी विरोध कर रही हैं। और आज जब एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और देश में अगर बेरोज़गारी है और लोगों को वहाँ रोज़गार मिल सकता है, तो उस रोज़गार को हम पहले कंप्यूटर के कारण, फिर मर्जर के कारण और अब एआई के कारण अगर ख़त्म करेंगे तो वो उचित नहीं लगता। अब बात ये आती है कि जैसे बैंकों में रखे हुए पैसे की आपने बात की, कितना सेफ है। अब मेरा प्रश्न ये भी है कि बैंक के लॉकर में अक्सर लोग बहुत महंगे गहने, सोना, चांदी, डायमंड, अपनी ज्वेलरी रख देते हैं और फिर उन्हें ये पता नहीं होता कि ये ज्वेलरी की कीमत तो हो सकता है करोड़ों में हो, लेकिन अगर बैंक में मान लीजिए चोरी हो गई या कोई आग लग गई या किसी भी तरीके से कोई और ऐसी दुर्घटना हुई, ये बैंक में लॉकर में रखा हुआ कितना माल मेरा सेफ होगा और मैं इसे कैसे प्रूव करूंगा कि बैंक के लॉकर में क्या रखा हुआ था? देखिए, क्या है कि बैंकों में अगर बैंक की गलती के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो कोई डकैती हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो बैंक आपको कंपनसेशन देगा। आपका जितना भी लॉकर रेंट है 1 साल का, उसका 100 टाइम। अगर आपका 1000 रुपये जो है आपका लॉकर रेंट है तो उसका 100 टाइम समझ लीजिए 1 लाख रुपए। तो इसलिए उसकी भी मुझे लगता है कि इंश्योरेंस लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए कि मेरा सामान कितना है, लेकिन फिर उसके लिए लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप डिक्लेयर करेंगे तो कई लोग फंसते हैं, लेकिन फिर भी जो डिक्लेयर करके इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन होनी चाहिए। दूसरा, मैं एक और सुझाव दूंगा कि जो लोग आजकल गोल्ड लोन की बहुत सारी स्कीम्स हैं और गोल्ड भी बहुत महंगा हो रहा है, तो ऐसे में जो भी लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं वो अपने गोल्ड की पूरी एक पिक्चर्स, ताकि कौन कौन सा सामान है वो करवा कर और फिर जो है वो गोल्ड जो है दे। क्योंकि कई बार देखा है कि बैंकों में वो जो गोल्ड लोन लिया हुआ जो गोल्ड है वही चोरी हो जाता है, तो बाद में वो मिलता नहीं है और लोगों की वो पर्सनल एक अटैचमेंट होती है उस चीज़ से। तो कम वो एक
कौन सा गोल्ड हमने दे रखा है वो भी हमारे पास हो। अच्छा, मैं क्या आप क्रिप्टो करेंसी पर भी बात करना चाहेंगे सर, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर हमारे जो युवा हैं खासकर बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्रिप्टो को लेकर हमारे पास कुछ नियम है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सरकार क्रिप्टो करेंसी को जो है वो प्रमोट नहीं करना चाहती है। हालांकि सरकार ने उसके ऊपर जो इनकम है उसके ऊपर टैक्सेबल उसको किया है, भारी भरकम टैक्स है उसका। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप उसको प्रचलन में कर सकते हैं, और सरकार उसको करना भी नहीं चाहती। उसकी जगह पर रिजर्व बैंक की जो है ई करेंसी जो लॉन्च की है 2022 में, वो आज अवेलेबल है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू समय समय पर ऊपर नीचे होती है, वो ट्रेड होता है। लेकिन ये जो ई करेंसी है ये ट्रेड नहीं होती है। लेकिन ये जिस प्रकार की आपकी फिजिकल करेंसी है, सेम वैसे आपके पास डिजिटल करेंसी होगी, आपके वैलेट में होगी। आप जिस तरह के नोट रखना चाहें रख सकते हैं, और उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में इसको और जो है बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो रिजर्व बैंक जो है उसको कदम उठा रहा है। लेकिन जिस तरह से क्रिप्टो में लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, उन फ्रॉड से निपटने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म है, कोई कानून है? नहीं, कानून कैसे होगा जब सरकार जब उसको हमें मान्यता ही नहीं दी। हाँ, उसको मान्यता नहीं देती, तो उसके ऊपर क्या होगा नहीं होगा उसके लिए सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक आखिरी प्रश्न है मेरा रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों को लेकर के, उनकी स्थिति को लेकर के। आप काफी काम करते हैं, क्या स्थिति है उनकी और उसे कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए कि जिस तरह से वर्किंग वाले परेशान हैं, वैसे रिटायर्ड वाले 10 लाख के करीब रिटायर्ड बैंकर्स हैं। सभी जगह पर जो रिटायरमेंट के बाद रिजर्व बैंक हो, बाकी इंस्टीट्यूशन, उनकी जो पेंशन है वो जो है एक समय के बाद हर सेटलमेंट के साथ रिवाइज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ये बैंकों में है, लेकिन बैंकों में होती नहीं। दूसरा, बैंकों में जो रिटायरीज और पेंशनर के लिए हेल्थ स्कीम है, सरकार ने अभी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी खत्म कर दिया है। लेकिन जो रिटायरीज अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, उनका कहना है कि वो ग्रुप इंश्योरेंस है। ग्रुप इंश्योरेंस तो है, लेकिन वो इंडिविजुअल पे करते हैं उसके लिए, तो उसको उनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक तो पेंशन कम है, और ऊपर से इस प्रकार के जो चीज़ें रहती हैं। और रिटायरीज मतलब एक एज के बाद उसको हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी उसके लिए एक प्राइम है। तो सरकार को, अगर सरकार इस प्रकार का जो रिटायरीज के लिए पर्टिकुलर जो है इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी, क्योंकि वो इंडिविजुअल पे कर रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। और उनका पेंशन भी समय समय पर रिवाइज होता रहे, क्योंकि वो पेंशन के सहारे ही उनकी लाइफ चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी राणा साहब हमारे साथ इस बातचीत के लिए, और बैंकिंग इंडस्ट्री की वो बातें सामने रखने के लिए। अक्सर जिन पर बात नहीं हो पाती है, बातें सरकार तक भी पहुंचे, आम लोगों तक भी पहुंचे, जागरूकता के स्तर पर भी बात हो, और पॉलिसी में कहां पर चेंज की जरूरत है उस स्तर पर भी बात होनी बहुत जरूरी है।